चंद्रग्रह राज्य वह भूमि जहां ऋषियों की तपोभूमि, वीरों की गाथा और नदियों का कलकल गूंजता था, इसी भूमि पर राज करता था। राजा रुद्रसेन बाहरी रूप से शक्तिशाली, पर भीतर से वासनाओं का बंदी सिंहासन पर बैठते ही रुद्रसेन का मन राजकाज में कम, स्त्रियों में अधिक लगने लगा। वह सौंदर्य का उपासक था, पर उस उपासना में सम्मान नहीं भोगता। राजमहल की रानियां, दरबार की नर्तकियां, राजकीय अतिथियों की कन्याएं, कोई उसकी दृष्टि से बच न पाया। लेकिन सत्ता का नशा जब इंद्रियों पर चढ़ता है, तब एक दिन वह अपनी ही प्रजा की शांति को भंग कर देता है। एक सुबह रुद्रसेन महल के पुष्पोद्यान में टहल रहा था। संगीत गूंज रहा था, सेविकाएं इत्र छिड़क रही थीं। उसी समय शाही हजाम धर्मुनाई अपने हाथ में औजारों का झोला लेकर पहुंचा। उसका चेहरा सीधा सादा था, उम्र 40 पार की, पर चाल में आत्मसम्मान था। महाराज, आज दाढ़ी में हल्का सा आकार दूं? हूं, रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। धर्मू जब बाल काट रहा था, तभी बगीचे की एक पगडंडी से एक स्त्री जलपात्र लेकर निकलती दिखाई दी। गोरी त्वचा, लंबा कद, गीले बालों से टपकती बूंदें ग्रीवा पर, सिंदूर की लाल रेखा, आंखें गहरी। लेकिन शांत राजा का हाथ रुक गया। यह कौन है? धर्मू ने सिर झुकाया, पर आवाज में एक असहजता थी। मेरी स्त्री है, प्रियंबदा। उस क्षण रुद्रसेन की आंखों में एक चुप्पी थी, मगर भीतर कोई ज्वाला जल चुकी थी। प्रियंबदा को राज्य की किसी स्त्री से कम नहीं समझा जा सकता था। वह दिन में मंदिर जाती, स्त्रियों को जड़ी बूटियों की सलाह देती और पति के साथ घर संभालती, पर अब उसकी सुंदरता की गूंज महल तक पहुंच चुकी थी। राजा ने मंत्री को बुलाया। धर्मू को किसी इनाम का बहाना दो और प्रियंबदा को महल में सेवा का अवसर दो। मंत्री चौंका, पर बोल न सका। शाम को जब धर्मू को राजमहल से बुलावा आया, तो वह सम्मान समझ बैठा। उसे कहा गया, राजा, तुम्हारी पत्नी को रानी के भवन में फूलों की देखरेख के लिए नियुक्त करना चाहते हैं। धर्मू के मन में गर्व और डर दोनों थे। वह घर लौटा तो प्रियंबदा के माथे पर शिकन थी। मैं कोई दासी नहीं हूं, न रानी के महल में सजावट करने वाली, धर्मू ने कहा। पर यह तो सम्मान है, प्रियंबदा ने धीरे कहा, या शायद कोई जाल। अगले दिन प्रियंबदा को महल बुलाया गया। राजा रुद्रसेन ने उसे अकेले बगीचे में बुलवाया, जहां 2 मोर नाच रहे थे और चंपा की गंध तैर रही थी। प्रियंबदा, महाराज, उसने सिर झुकाया। तुम्हारी सुंदरता में अपूर्व आकर्षण है। इस महल की हर गंध, हर सुर अब फीकी लगती है। प्रियंबदा ने संयम से कहा, महाराज, स्त्री सुंदर हो सकती है, पर उसका सम्मान उससे भी सुंदर होता है। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ एक शाम राजसी भोज में बैठोगी? केवल एक स्त्री के नाते नहीं, एक रानी के योग्य। प्रियंबदा ने स्पष्टता से उत्तर दिया, मैं धर्मू की पत्नी हूं, मेरी सीमाएं, मेरी मर्यादा हैं। उसने झुककर प्रणाम किया और लौट चली। पर रुद्रसेन ने उस दिन यह निश्चय कर लिया, मैं उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूं। राजा ने अब धर्मू को बहाने से नगर से बाहर भेजने के आदेश दिए। राजकोष के काम से 1 सप्ताह के लिए दूसरे गांव भेजा जाए। धर्मू गया और प्रियंबदा अकेली रह गई। महल से उसके लिए वस्त्र, आभूषण, दूत और निमंत्रण आने लगे। प्रियंबदा हर बार मना करती रही, पर महल के सैनिक अब दिन रात उसके द्वार के पास रहने लगे। राजा की इच्छा अब मर्यादा की दीवारें लांघने को तैयार थीं। प्रियंबदा ने एक दिन महल जाकर रानी मां से भेंट की। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो मैं वह करूंगी जिसे आप इतिहास कहेंगे। रानी मां जानती थीं कि रुद्रसेन की इच्छाएं एक दिन राज्य का संतुलन बिगाड़ देंगी। उन्होंने राजा को चेताया, प्रियंबदा कोई साधारण स्त्री नहीं, वह जनता का सम्मान है। उससे टकराना प्रजा से टकराना होगा। लेकिन रुद्रसेन ने उनकी चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। धर्मू लौट चुका था। प्रियंबदा ने उसे सब कुछ बताया। उस रात धर्मू पहली बार फूट फूट कर रोया, लेकिन आंसू नहीं प्रतिज्ञा में बदले। उसने गांव के नाइयों, कुम्हारों, किसानों से बात की। जब राजा हमारी स्त्रियों को भोग की वस्तु समझे, तो क्या हम चुप रहेंगे? राज्य के छोटे छोटे गांवों में क्रांति की फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। जहां वासना ने मर्यादा को ललकारा और एक स्त्री की गरिमा ने एक राजा की सत्ता को हिला देने की नींव रख दी। धर्मू की चुप्पी अब नहीं रही।
धर्मु नाई वह व्यक्ति जो जीवन भर केवल दूसरे के बाल काटता रहा, अब समय की धार काटने चला था। जब उसने प्रियंबदा की आंखों में भय और क्रोध एक साथ देखा, उसका सीना फटने को हुआ। मैं राजा से लड़ा नहीं सकता, प्रियंबदा पर मैं उसे उसकी हद जरूर दिखाऊंगा। प्रियंबदा ने धीरे कहा, अगर मैं अकेली खड़ी रहूं तब भी झुकूंगी नहीं, पर अगर लोग मेरे साथ हों तो तूफान भी झुकेंगे। धर्मु ने अपनी दुकान बंद की। उस दिन वह नाई नहीं था, बल्कि विचारों का जनक था। उसने कुम्हार घनश्याम, लोहार भीखू और किसान जगरूप को बुलाया। चुपचाप दिए की लौ की तरह उसने कहा, आज मेरी पत्नी है, कल तुम्हारी बेटियां होंगी क्या? अब भी हम सिर्फ रोटी और खेत की बात करेंगे? भीखू बोला, पर राजा के विरुद्ध खड़े होने का मतलब जानता है। धर्मु बोला, हां, जानता हूं। मतलब है अपने बच्चों के भविष्य को बचाना। धीरे धीरे गांव गांव से युवक जुड़ने लगे। राजा का क्रूर चेहरा अब प्रजा के भीतर गूंजने लगा। राजा रुद्रसेन अब अधीर हो उठा था। प्रियंबदा ने उसके भोज, आभूषण, निमंत्रण और निमंत्रकों को सबके सामने अपमानित किया। अब वह सोचने लगा, क्या मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा? मंत्री ने डरते हुए कहा, महाराज, प्रजा में कुछ असंतोष की हवा है। छोटे छोटे गांवों में सभा हो रही हैं। राजा हंसा। एक नाई और उसकी स्त्री क्या बिगाड़ेंगे सिंहासन का? मगर यह हंसी जल्द ही खून में बदलने वाली थी। प्रियंबदा ने केवल पुरुषों को नहीं, बल्कि स्त्रियों को भी जागरूक करना शुरू किया। उसने कहा, जब राजा किसी स्त्री को पाने के लिए उसके पति को दूर भेज देता है, तब वह केवल कामी नहीं, शोषक बन जाता है। गांव की स्त्रियां जो आज तक घर की दहलीज से बाहर नहीं निकली थीं, अब एकत्र होने लगीं। उनकी आंखों में गुस्सा था। हमारी देह पर नहीं, हमारी इच्छा पर हमारा अधिकार है। प्रियंबदा अब केवल धर्मु की पत्नी नहीं थी, वह एक चेतना बन चुकी थी। एक दिन जब राजा के सिपाही प्रियंबदा को बलपूर्वक महल लाने गए, गांव की स्त्रियों ने उन्हें रोक लिया। उन पर गोबर, पत्थर और जली लकड़ियां फेंकी गईं। राजा के सिपाही भाग खड़े हुए। यह चिंगारी अब आग बन चुकी थी। राजा के मुख्यमंत्री, वृद्ध और अनुभवी, ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह विद्रोह स्त्री की मर्यादा से उपजा है। आप चाहें तो पूरी सेना भेज सकते हैं, पर प्रजा की आत्मा को हराना असंभव है। राजा ने क्रोध में कहा, अगर एक औरत सिंहासन को चुनौती दे तो वह रानी बनने लायक है या शहीद होने लायक? मंत्री ने कहा, महाराज, इतिहास यह नहीं पूछेगा कि आपने कितनी स्त्रियां भोगीं, बल्कि यह पूछेगा कि किसके कारण आप गिरे एक रात अंधेरी तूफानी। राजा ने आदेश दिया, प्रियंबदा को पकड़ लाओ, चाहे कुछ भी हो। धर्मु को गिरफ्तार किया गया। प्रियंबदा के घर के द्वार तोड़े गए, पर जब सिपाही अंदर पहुंचे, वहां केवल दिया जल रहा था और एक पत्र रखा था। उस पत्र में लिखा था, जो स्त्री अपनी देह पर अधिकार रखती है, वह केवल जीवन नहीं, इतिहास बदल सकती है। मैं भागी नहीं हूं, मैं अब तुम्हारे सिंहासन के नीचे खड़ी जनता हूं। प्रियंबदा। वह पत्र राजमहल के ऊपर फहराने लगा। अगली सुबह हजारों पुरुष और स्त्रियां महल के बाहर जमा हो चुके थे। धर्मु को फांसी की सजा सुनाई गई, पर जब वह फांसी के लिए लाया गया, जनता ने फांसी का फंदा तोड़ डाला। धर्मु नहीं मरेगा, आज राजा की वासना की सत्ता मरेगी। भीड़ ने महल पर धावा बोला। सैनिक कम थे। राजा की सत्ता प्रजा के सम्मान के आगे नतमस्तक होने लगी। महल की दीवारों पर लिखा जाने लगा, यह राज्य अब रुद्रसेन का नहीं, जनबल का है। प्रियंबदा अब जननायिका बन चुकी है। धर्मु एक प्रतीक और राजा एक ढहती हुई मूर्ति। महल में अंधकार उतर आया। राजमहल, जो कल तक रोशनी से जगमगा रहा था, आज अंधेरे में डूबा था। राजा रुद्रसेन के चेहरे पर पहली बार भय था। भीड़ महल के द्वार तक आ चुकी थी। सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। रानियां महलों से बाहर निकल चुकी थीं। संगीत बंद हो चुका था और अब केवल जनता का गूंजता हुआ स्वर था। प्रियंबदा को न्याय दो, धर्मु की गरिमा लौटाओ, राजा रुद्रसेन को सजा दो। भीड़ को चीरती हुई एक स्त्री आगे बढ़ी।
सादा वस्त्र, माथे पर सिंदूर और आंखों में असाधारण तेज प्रियंबदा। अब वह किसी की पत्नी नहीं, जनता की चेतना बन चुकी थी। राजा के समक्ष आकर उसने कहा, तुमने सोचा था कि मैं डर जाऊंगी, तुम भूल गए। एक नारी जब अपनी इज्जत के लिए खड़ी होती है तो देवताओं को भी झुकना पड़ता है। राजा ने उसे देखा पर कोई उत्तर नहीं दे पाया। उसका शरीर अब भी राजा का था, लेकिन आत्मा पराजित धर्मू को भीड़ ने रिहा कर दिया था। वह मंच पर चढ़ा और बोला, मैं कोई राजा नहीं, नायक नहीं, मैं तो बस एक नाई हूं। लेकिन जब मेरे घर की स्त्री को उसकी मर्यादा से छीनने की कोशिश हुई, तब मेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध होती। इसलिए आज मैं बोल रहा हूं, राजा को गद्दी से हटाया जाए। हजारों आवाजें गूंजीं, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। महल के प्रांगण में एक जनसभा बुलाई गई। उस दिन पहली बार राजा एक अपराधी की तरह कटघरे में खड़ा था। सभा का संचालन किसी मंत्री ने नहीं, न ही किसी पुरोहित ने, बल्कि प्रियंबदा ने किया। उसने कहा, यह कोई बदला नहीं है, यह एक समाज की आत्मा को वापस उसकी मर्यादा देने का प्रयास है। उसने राजा से 3 प्रश्न पूछे। पहला, क्या तुमने अपनी शक्ति का उपयोग केवल स्त्रियों के शोषण में किया? दूसरा, क्या तुम्हें कभी स्त्री को आत्मा की दृष्टि से देखने का भाव आया? तीसरा, क्या तुमने सत्ता को सेवा समझा या भोग का माध्यम? राजा चुप था, उसके होंठ कांप रहे थे, पर शब्द मर चुके थे। सभा ने निर्णय सुनाया, राजा रुद्रसेन को गद्दी से हटाया जाए। उसके पास जो संपत्ति है वह जनता में बांटी जाए और उसे जीवन भर एक सामान्य नागरिक की तरह श्रम करके जीना होगा, क्योंकि यह सजा मृत्यु से बड़ी है। सभा के अंत में लोग प्रियंबदा से बोले, आप रानी बने, गद्दी पर बैठें, राज्य आपकी दृष्टि में सुरक्षित रहेगा। पर प्रियंबदा ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई रानी नहीं बनना चाहती। मेरा धर्म केवल इतना था कि हर स्त्री को यह याद दिला सकूं कि वह कभी किसी की वस्तु नहीं थी। अगर मैंने यह कर दिखाया तो मैं राज कर चुकी हूं। सभा सन्न थी और फिर एक अद्भुत मौन तालियां गूंज उठीं। राजा रुद्रसेन को गद्दी से हटाकर जनता ने एक जन परिषद बनाई, जिसमें किसान, स्त्रियां, वृद्धजन और युवा सम्मिलित थे। धर्मू अब एक साधारण नाई ही रहा, लेकिन उसका सम्मान चंद्रगर्ह में राजा से बड़ा हो चुका था। प्रियंबदा ने अपना जीवन विधवा स्त्रियों, पीड़ितों और अनाथ कन्याओं के उत्थान में लगा दिया। कई वर्षों बाद एक बालक ने प्रियंबदा से पूछा, तुम रानी क्यों नहीं बनी? प्रियंबदा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, रानी सिंहासन पर बैठती है, लेकिन जो अपनी मर्यादा की रक्षा करे वह सबके हृदय पर राज करती है। भले ही बाहर विद्रोह था, भीतर एक चुप्पी थी। राजा रुद्रसेन का वासना से भरा प्रस्ताव ठुकराकर जब प्रियंबदा अपने घर लौटी थी तो उसकी आंखों में आग थी, पर धर्मू की आंखों में कुछ और था, चुप्पी, शर्म और टूटन। वो वही धर्मू था जो हर सुबह मंदिर जाता, बाल काटता, गीत गुनगुनाता था, लेकिन अब वो सिर झुकाकर बैठा था। मैं तुझे बचा नहीं सका, प्रियंबदा। प्रियंबदा ने धीरे से उसका हाथ थामा। बचाने की जरूरत नहीं धर्मू, मैं कोई टूटी हुई नहीं हूं। धर्मू ने उसकी ओर देखा, पर तेरे माथे की लकीरों में डर भी दिखा है और अकेलापन भी। धर्मू प्रियंबदा से बेइंतहा प्रेम करता था, लेकिन वह पुरुष था और पुरुष का प्रेम जब अपने को कमजोर महसूस करे तो वह अपराध बोध में बदल जाता है। तू मेरी पत्नी है, फिर भी राजा की नजर तुझ पर पड़ी। क्या मैं इतना भी नहीं था कि तुझे बचा सकता? प्रियंबदा ने बहुत धीरे से उत्तर दिया, धर्मू, स्त्री पर कोई नजर पड़ जाए तो दोष उसकी सुंदरता का नहीं, देखने वाले की दृष्टि का होता है। तू मेरा सम्मान है और मैं तेरा बल। धर्मू की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने पहली बार अपने भीतर की हार को प्रियंबदा के सामने स्वीकार किया। मैं तुझसे कमजोर हूं, शायद, प्रियंबदा ने कहा। कमजोर वो होता है जो प्रेम में भी अपना अहन रखे। तू तो वो है जिसने मेरा दुख बांटा, मेरी आबरू में आवाज जोड़ी। ये कमजोरी नहीं, पुरुषार्थ है। गांव में 4 बातें होने लगी थीं। राजा ने प्रियंबदा को देख लिया है, अब कौन उसे पवित्र मानेगा? धर्मू भी अब कमजोर लगने लगा है। वो अपनी स्त्री को क्यों नहीं रोक पाया? प्रियंबदा चुप रही, धर्मू भी, लेकिन दोनों के बीच यह चुप्पी शब्दों से भी ज्यादा बात करती थी। प्रियंबदा,
जब कुएं पर पानी भरने गई तो औरतों ने दूरी बना ली। एक ने कहा, राजा की चाहत का कोई दोष नहीं, दोष तो उस औरत का है जो उस चाहत का कारण बनी। प्रियंबदा ने पानी भरते भरते उत्तर दिया, नजर कोई डालता है तो दोष उसकी आंख का होता है, स्त्री की देह का नहीं। उसका स्वर कांपता नहीं था, लेकिन समाज के कानों को चीर रहा था। एक रात धर्मू खामोशी से उठा और आंगन में जाकर बैठ गया। प्रियंबदा धीरे धीरे उसके पास आई। क्या सोच रहा है? धर्मू बोला, सोच रहा हूं कि तू अब भी मेरे पास क्यों है। तू राजा की रानी बन सकती थी, राजमहल में रह सकती थी, और यहां मैं तो बस एक नाई हूं। प्रियंबदा कुछ क्षणों तक चुप रही, फिर उसके करीब आकर बोली, रुद्रसेन मुझे शरीर से चाहता था, पर तू मुझे आत्मा से चाहता है, और आत्मा को महल नहीं चाहिए, सिर्फ संपूर्ण स्वीकृति चाहिए। धर्मू ने प्रियंबदा को देखा और पहली बार उसने उसे स्त्री नहीं बल्कि अपनी आत्मा का दर्पण देखा। धर्मू ने कहा, प्रियंबदा क्या तू मुझसे नफरत नहीं करती कि मैं कुछ नहीं कर सका? प्रियंबदा ने गहरी सांस लेकर कहा, नफरत उससे की जाती है जो साथ होते हुए भी खड़ा न हो, पर तू तो मेरे साथ हर उस क्षण खड़ा रहा जब मैं अकेली दिखती थी, मगर मैं तुझे उस राजा से बचा न सका। धर्मू प्रियंबदा की आवाज कांपने लगी। तू बचाने नहीं, मुझे समझने आया था, और जो समझता है वह साथी होता है, मालिक नहीं। धर्मू रो पड़ा। प्रियंबदा ने उसका सिर अपने आंचल में छिपा लिया। हमारे प्रेम को समाज नहीं समझेगा, क्योंकि उनका प्रेम अधिकार मांगता है और हमारा प्रेम समर्पण देता है। अगली सुबह जब धर्मू अपनी दुकान पर गया तो लोगों ने ताने कसने शुरू कर दिए। राजा की रखैल का पति बाल काटेगा। तू राजा से लड़ा क्या? जो इतना गर्व करता है तेरी बीवी को रोक नहीं पाया, अब क्या युद्ध करेगा? धर्मू चुपचाप बैठा रहा, फिर धीरे से उठा और बोला, मैं वो हूं जो अपनी पत्नी की आत्मा की रक्षा करता है, क्योंकि उसकी देह कभी किसी की वस्तु नहीं थी। अगर तुम्हारे शब्द मुझे चोट दे सकते हैं तो सोचो, उस स्त्री पर क्या बीती होगी जिस पर राजा की नजर पड़ी। लोग चुप हो गए। उस दिन धर्मू अकेला नहीं बोला था, वह पूरी एक पीढ़ी की चुप्पी को तोड़ रहा था। रात को प्रियंबदा ने धर्मू से पूछा, तू डरता नहीं? अब धर्मू ने मुस्कुराकर कहा, तू जो मेरे साथ है, डर किससे करूं? अब मैं लड़ूंगा शब्दों से, कर्म से, और अगर जरूरत पड़ी तो विद्रोह से। प्रियंबदा ने उसे देखा, धीरे धीरे उसका हाथ थामा और बोली, अब हमारा प्रेम सिर्फ निजी नहीं रहा, अब ये क्रांति की नींव है। धर्मू ने कहा, तो चल दुनिया को दिखाते हैं कि एक नाई और उसकी स्त्री भी इतिहास रच सकते हैं। वास्तविक प्रेम केवल सुख के पलों में नहीं, संघर्ष के क्षणों में उजागर होता है। प्रियंबदा और धर्मू का यह प्रेम केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत है। जब राजा अकेला हो गया, राजा रुद्रसेन अब केवल नाम का राजा रह गया था। प्रजा में विद्रोह था, गांवों में प्रियंबदा की गूंज धर्मू नाई, जिसकी आवाज कभी कंघी और उस्तरे के बीच सिमटी रहती थी, अब नारों में गूंज रही थी। राजा के चारों ओर अब केवल चमचों की भीड़ थी, पर उनके मन में भय था। अगर जनता का राजा गिरा तो हम किसके साथ रहेंगे? सिंहासन के पास बैठे प्रधान सेनापति विक्रमसेन ने मंत्री से फुसफुसाकर कहा, राजा अब कमजोर पड़ चुका है, जनता तो अब प्रियंबदा को देवी मानने लगी है। अगर हम चुप रहे तो अगली बार जनता हमें भी खींचकर गिरा देगी। मंत्री ने कहा, हम सबको अब कोई नया रास्ता खोजना होगा, या फिर सिंहासन को नया उत्तराधिकारी। दूसरे सेनापति बोले, राजा की कमजोरी उसका मोह है, उसे स्त्रियों की लालसा ने अंधा कर दिया है, और अब उसका अंधापन पूरे साम्राज्य को निगल रहा है। एक गुप्त सभा बुलाई गई, स्थान राजमहल के पिछले प्रकोष्ठ का गुप्त तहखाना। उपस्थित प्रधान सेनापति विक्रमसेन, महामंत्री सुदर्शन, दीवान कुशलदेव, महामात्य रत्नसेन और 2 गुप्तचर अधिकारी विक्रमसेन ने सभा को संबोधित किया। हम रुद्रसेन के प्रति निष्ठावान रहे, लेकिन जब राजा अपनी प्रजा के अपमान को भी काम समझे तो निष्ठा भी एक अपराध बन जाती है। दीवान कुशलदेव ने कहा, जनता प्रियंबदा के नाम पर संगठित हो चुकी है, अब राजा से मोह तोड़ना पड़ेगा, चाहे वह अपदस्थ हो या अपसारित। सभा में 3 प्रस्ताव पारित हुए। पहला, राजा को जनता से दूर रखने के लिए
उसे भीतर ही भीतर विक्षिप्त घोषित किया जाए। दूसरा, सेनापति विक्रमसेन को सामरिक नियंत्रण सौंपा जाए। तीसरा, यदि प्रियंबदा जनता की मां बन चुकी है तो जनता को एक नया राजा भी जल्द दिखाना होगा। राजा रुद्रसेन के कमरे में एक विशेष चिकित्सक नियुक्त किया गया, पर उसका असली कार्य था हर रात राजा को धीमा विष देना, ताकि उसकी इंद्रियां शिथिल हों और निर्णय शक्ति नष्ट हो। राजा की आंखें अब भारी रहने लगी थीं, नींद टूटती नहीं थी और मन भटकता था। एक दिन उसने कहा, प्रियंबदा, वह तो बस एक स्त्री थी, मैं क्यों उसे भूल नहीं पाता? मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह दवा है, मन को शांत करती है। लेकिन सच्चाई यह थी, राजा को अब धीरे धीरे सत्ता से अलग किया जा रहा था। सभा में दूसरा षड्यंत्र रचा गया। अगर प्रियंबदा को देवी मानने से रोकना है तो उसे चरित्रहीन और महत्वाकांक्षी साबित करना होगा। बनाया गया एक झूठा पत्र जिसमें यह लिखा था कि प्रियंबदा ने स्वयं ही राजा को अपने सौंदर्य से फंसाया ताकि वह रानी बन सके। यह पत्र गुप्त रूप से मंदिर की दीवार पर चिपका दिया गया। लेकिन अगली सुबह प्रियंबदा ने स्वयं सभा बुलाई और स्त्रियों के बीच खड़ी होकर कहा, अगर मैं चाहती तो रानी बन सकती थी, पर मैंने तो झोपड़ी चुनी, न्याय मांगा। सिंहासन नहीं, जो स्त्री न कहती है उसे महत्वाकांक्षी कहने वाले समाज के असली दोषी हैं। भीड़ ने पत्र को वहीं जलाया और प्रियंबदा को और भी ऊंचा उठा दिया। अब राजमहल स्वयं राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। राजा विक्षिप्त हो रहा है। दरबारी अपनी स्थिति बचाने के लिए नायक ढूंढ रहे हैं और प्रियंबदा के चरित्र पर चोट कर